गुड मॉर्निंग बेटा। आज अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल का हमारा टॉपिक था मीटर ब्रिज। उसके आपके उस आर्टिकल से रिलेटेड 2 प्रैक्टिकल्स जो है ना वो आपके एग्जाम में है। वो डिपेंड करता है कि हम उसको 2 में कंसीडर करें, कई बार 3 में भी कंसीडर कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो जबरदस्त आर्टिकल था। आज इसका अगला टॉपिक, बीच में 2 टॉपिक और दे रखे हैं, दे आर नॉट इन सिलेबस। अब जो टॉपिक कराएंगे पोटेंशियोमीटर, वो अपने आप में उसके भी 2 आपके प्रैक्टिकल भी बनेंगे और बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक है ये फॉर योर नॉर्मल बोर्ड एग्जाम, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। न्यूमेरिकल्स तो ढेर सारे बनेंगे यहाँ हर एक टॉपिक पे इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल बेटा आपने अभी करते रहना साथ साथ। किरचॉफ्स लॉ के बेस पे टाइप ए मिलेगी, विट्समैन ब्रिज और मीटर ब्रिज के ऊपर आपको मिलेगी टाइप बी मिलेगी, और इसके अंदर जो अगला मिलेगा पार्ट अभी आपको, उसमें आएगा पोटेंशियोमीटर के बेस जो होंगे वो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। फिर एक मिसलेनियस टाइप की मिलेगी। अगर आपको ये चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छे से आते हैं, ऑलमोस्ट आपको पिछले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है बेटा, तो आज मैं इसका एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। एंड ये इसकी 2 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन और दे रखी हैं, तो देखते हैं जितनी मैक्सिमम होती है हमारे 40 मिनट्स के अंदर, तो हम उसको कराते हैं अभी आपको। पोटेंशियोमीटर क्या होता है पहले तो यही लेंगे भाई हम। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स और टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ऐसे इंस्ट्रूमेंट का ये क्या नाम है? पोटेंशियोमीटर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आई, ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। नंबर 2, 2 सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने के काम आए, या किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने के काम आए। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोटेंशियोमीटर। ये कि मीटर ब्रिज की तरह का ही होता है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में फर्क है, पर इसको कराने से पहले एक बार इसका किस प्रिंसिपल पे, किस फैक्ट पे ये काम करता है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसको कई बार टीचर पूछ लेते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑन विच द पोटेंशियोमीटर वर्क, वो चीज आपको आनी चाहिए। तो बेटा हमने पढ़ा था 2nd चैप्टर में V इज इक्वल टू IR, पढ़ा था ना बेटा। V क्या होती है? ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी रेसिस्टर। कोई भी रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज में ड्रॉप हुआ है, वो गिर गई है, खर्च होगी है उसमें, समझ रहे हो, वो V होती है। दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी रेसिस्टर। I उसमें से जाने वाला करंट और R वो रेसिस्टेंस होती है। R भी पढ़ी हुई है हमने, V इज इक्वल टू I, R जो होता है रो L ओवर A होता है, पढ़ा था ना हमने। ये बेसिक तो यही था बेटा, तो हमने इसको ऐसे लिया हुआ है। अब यहां से अगर चेक करके देखें तो V इज इक्वल टू I रो बाई A इंटू L। हमने इसको ऐसे लिख लिया थोड़ा। अब किसी रेसिस्टेंस में से अगर करंट जा रहा है, जो करंट जाने लग रहा है, फ्लो करने लग रहा है, अगर वो करंट कांस्टेंट रहता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी तो रहती ही कांस्टेंट है किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी वायर के लिए जो भी दे रखी होती है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमने वायर माना हुआ है, जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या मान ले हम? कांस्टेंट। तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी ना बेटा। कब? जब I और A को कांस्टेंट मान ले, ये तो ऑलरेडी होता है कांस्टेंट, तो हम इसका एक नाम रख देंगे, एक नया कांस्टेंट K लिख देंगे इसको, और L। और K जो होगा यहाँ किसके बराबर होगा? I
रो ओवर ए। बाई चांस किसी न्यूमेरिकल में ऐसा पूछा जा सकता है। अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए कांस्टेंट को हटा दो यहां से, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं हम, l। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट होता है इसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम होता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। k के बराबर होता है। और ग्रेडियंट अगर आपने पढ़ा हो तो किसी भी क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड करना ग्रेडियंट कहलाता है। समझ गए या नहीं? तो यहां से जब k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, पोटेंशियल डिवाइड बाई लेंथ, इसीलिए इसका क्या नाम है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आया या नहीं? ठीक है, याद रहेगा। अभी आपको इसके बारे में बताते हैं। अब यहां से हमारे पास ये आ गया भाई, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। क्या हर चीज के लिए है ये? नहीं बेटा। कब है ये? जब करंट फ्लोइंग को क्या रखा गया है, कांस्टेंट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी रेजिस्टेंस क्या रखा गया है, कांस्टेंट। तब जाके उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो उस पोर्शन की, उस लेंथ की, उस रेजिस्टेंस की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब पूरे कंक्लूजन से अब हम यहाँ क्या लिखते हैं, क्या एक वर्डिंग में लिखेंगे, बोलेंगे कि आपको लिखना होगा लास्ट में कंक्लूजन में, द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ प्रोवाइडेड करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, वो इसका इस फैक्ट के, इस प्रिंसिपल के जो आप लाइनें बोली है, इसके ऊपर पोटेंशियोमीटर काम करता है भाई। समझ में आया या नहीं? तो किसी भी वायर के अक्रॉस जो फॉल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल में फॉल आएगा, वो उस वायर के लेंथ के, जो पोर्शन हमने लिया उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोवाइडेड यद्यपि द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर and area of the cross section of the wire are kept a constant. This fact is known as, can be considered as principle of potentiometer. क्या कह सकते हैं इसको हमें, principle of potentiometer। क्लियर है बेटा आपको यहाँ से? और यहाँ से k किसके बराबर आ गया, नॉर्मल तो ये होगा। अगर आपको करंट दे रखा जा रहा है कितना वायर में से, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है, रेसिस्टिविटी दे रखी है, तो k की वैल्यू, k क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस फार्मूले से आ जाएगा। और वैसे अगर k को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, k फॉल ऑफ पोटेंशियल अपॉन लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल अपॉन लेंथ इज कॉल्ड ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है बेटा, याद रहेगा या नहीं? अब हम इसको यूज करेंगे, किसी भी वायर में से कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोवाइडेड द करंट फ्लोइंग थ्रू दी वायर एंड द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर आर केप्ट ए कांस्टेंट। कई बार बता चुका हूं बेटा, इसको आपने लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, ये कैसे होता है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन पे आते हैं। तो बेटा मैं इसको हटाने लग रहा हूं यहां से, आपको मिलेगा बुक में, आप वहां से पढ़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्या होता है बेटा, इस चीज को समझना आप। ठीक है, पहले तो मैं आपको जो आपके एग्जाम में होती है या प्रैक्टिकल में जो होता है उस तरीके से भी बताऊंगा साथ साथ, और जो फिगर आपकी बुक में दे रखी है उससे भी हम इसको कंसीडर करेंगे, उसको भी समझेंगे। बेटा ये एक क्या होता है कि वुडन बोर्ड होता है, जैसा हमने मीटर ब्रिज में लिया हुआ था, उसे थोड़ा ज्यादा विड्थ का होता है, चौड़ाई ज्यादा होगी इसकी, जो ये चौड़ाई है उससे थोड़ी ज्यादा ले लेंगे हम, कई बार लगभग उतनी ही ले लेते हैं। उसमें नंबर ऑफ वायर्स जो होते हैं उसकी नंबर ऑफ वायर्स की वैल्यू कम लेते हैं, उनको कम ले लेते हैं हम, पर ज्यादातर आजकल ज्यादातर इसको थोड़ा चौड़ा लेते हैं हम। जैसा आप बैठे हो बेंच पे, ये ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, जो इसका आधे से थोड़ा ज्यादा नीचे बैठे हो उसी के बराबर का एक फट्टा होता है ये। ठीक है, समझ रहे नहीं, वुडन प्लैंक इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, रिस्पेक्टेबल नाम इसका, समझ में आना चाहिए आपको। अब इसमें क्या होता है बेटा, यहां इसके साथ, कल भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी,
एक टर्मिनल लगा होगा यहाँ, नीचे से कोई भी एक बोल्ट आएगा, उसके ऊपर एक नट कसा जाएगा, ठीक है, लंबा आ गया, उस पर कस देंगे हम ऐसे, वो टाइट हो गया, उसके ऊपर एक और लगा देंगे ताकि वायर को कनेक्ट कर सके। एक वायर इसके यहाँ क्या होगा, बिल्कुल इसके पास से एक स्केल होगा 1 मीटर लंबा। मैं प्रैक्टिकल पर्पज से बताने लग रहा हूं बेटा आप लोगों को, ये जो प्रैक्टिकल के अंदर आप लैब में देखोगे तो आपको रखा हुआ दिखते ही पहचान जाओगे, इट इज पोटेंशियोमीटर। इस स्केल के ऊपर जो होगा आपको मार्किंग पता होती है, जैसे जो लंबा स्केल होता है इसमें मार्किंग पता होगा ना आपको कैसी होती है, कल बताया था मैंने आपको, ध्यान हो तो इसके दोनों बार मार्किंग होगी, एक बार इधर से 0 होगी 100 तक जाएगा, एक बार यहां से 100 तक जाएगा, ठीक है। सही इसके ऊपर से जो ये टर्मिनल है ये इसके सही ऊपर होगा, नीचे चिपका रखा होगा, यहां से एक वायर जाएगा और यहां आ जाएगा। इस वायर कितनी लंबाई मानी जाएगी, 1 मीटर। और जस्ट यहां से जैसे ऊपर जाएगा ना, ये यहां हमने एक पत्ती जोड़ रखी होगी, यहां से फिर एक 1 मीटर का वायर आएगा और फिर यहां आ जाएगा एक कनेक्शन जोड़ने के लिए, फिर यहां से एक स्ट्रिप लगा रखी होगी, स्टील वगैरह की पत्ती लगा रखी होगी, जैसे इसमें लगा दी, यहां से फिर एक बार ऐसे जाएगा ये, फिर यहां से ऐसे आगे चल के फिर जोड़ रखा होगा, ये स्ट्रिप लगा रखी होगी, और इस तरीके से यहां फिर बना रखा होगा ये। मतलब कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 भी होते हैं ये, 6 भी हो सकते हैं ये, 8 भी हो सकते हैं ये, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, वो इसकी चौड़ाई पर डिपेंड करेगा उस कैसे एडजस्ट कर रखा है। ऐसे वायर लेंगे, यहां जाएगा, पत्ती लग गई उसके नीचे, फिर एक बार ऐसे ऐसे करता जाएगा यहाँ, तो यहां से कितनी होगी, 0 से 100, और ये 100 से 200, अरे 100 वापिस आ गए, और या 200 से 300, और या 300 से 400, ऐसे होती है। और वायर होंगे तो 5 हो जाएगा, अगला वायर होगा 6 हो जाएगा, अगला वायर होगा 7 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ जाएगा। बात समझी या नहीं? तो प्रैक्टिकल में ऐसे दे रखा होगा। इस टर्मिनल का नाम जहां से शुरू किया ए का नाम देंगे, और जहां खत्म करेंगे इसका नाम बी होगा। 4 वायर के बाद खत्म कर दो, 6 के बाद खत्म कर दो, 8 के बाद कर दो, 10 के बाद कर दो, आजकल 8 वाले आते हैं मोस्टली। उसका फायदा होता है जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेट ये काम करेगा, उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा, उतना ही एक्यूरेटली काम करेगा, उतना ही सेंसिटिव कहेंगे इसको हम, उतना अच्छा होगा ये, ठीक है। अब बेटा यहां से ये तो होगा इसका बोर्ड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है वो। अब इसमें जोड़ना क्या क्या है, अब उसको लेते हैं हम। हमेशा इस ए टर्मिनल के साथ एक बैटरी जोड़ेंगे। उत्तर ध्यान रखना, इस ए के साथ जो बैटरी जोड़ेंगे ये पॉजिटिव होगी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना है, या हमेशा ध्यान रखना एग्जामिनर जब भी पेपर चेक करेगा सबसे पहले इसी को चेक करके बता देगा बच्चे में दम है या नहीं है, या गलती तो गलती। अब इसको नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है बेटा। और यहां से चल के एक की लगा रखी होगी, स्विच जिसको कहते हैं, ठीक है। इसमें डॉट लगा देंगे तो ऑन वगैरह ऐसे रख देंगे तो अभी कट है, स्विच कह सकते हैं, की है। आगे चल के इसमें यहां एक मिली एमीटर, करंट को मेजर करने के लिए मिली एमीटर, माइक्रो एमीटर, एमीटर मतलब ऐसी डिवाइस जो करंट मेजर करती हो वो लगाएंगे। कम करंट चलेंगे तो मिली चलता है लगभग मोस्टली जगह। और यहां से आगे जाएंगे बेटा तो एक रियोस्टेट बोलते हैं, रियोस्टेट, वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस जिसकी रेसिस्टेंस चेंज हो सके उसको नाम लिखते हैं RH, रियोस्टेट। क्या बोलते हैं उसको, रियोस्टेट। और इसका ये रियोस्टेट का ये वाला, ये यहां भी आ सकता है, ये कहीं भी हो सकता है, ये वेरी कर सकता है। समझ में एरो बनाने का मतलब, अगर यहां इतना काम आ रहा है ये, और यहां होता तो यहां तक का काम आता। अब इसलिए इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस, इसको बी से जोड़ दो, ठीक है बेटा। तो ए और बी के बीच में क्या क्या जोड़ा गया है, एक बैटरी जिसको मेन बैटरी कहेंगे, ऑक्सिलरी बैटरी कहेंगे, ड्राइवर सेल कहेंगे, कई सारे नाम होते हैं इसके, अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। की जोड़ी गई है, जब शुरू करो ऑन ऑफ का स्विच चाहिए, एमीटर करंट मेजर करने के लिए, और एक रेसिस्टर, एक रियोस्टेट, वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहते हैं इसको, वो जोड़ा गया।
और ये जो वायर था, जो हमने 4 वायर ले रखे इस केस में 400 सेंटीमीटर लंबाई के, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। क्या बोलते हैं? और ये होता है कांस्टेंटाइन और मैग्नीन वगैरह का, जिसकी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बढ़ाई जाती है, वो होता है। इस केस में हम इसको 400 सेंटीमीटर लिया है, और वह जनरल केस में सीधा ही हम इसको एल लेंथ का मान लेंगे। किसका मान लेंगे? एल लेंथ का मान लेंगे। इसकी रेसिस्टेंस होती है बेटा अच्छी खासी, पढ़ा हुआ ना आपने। जो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बढ़ाई जाती है उनकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है और अल्फा की वैल्यू कम होती है। टेम्परेचर के चेंज होने से उनकी रेसिस्टेंस चेंज नहीं होती, इसलिए इसकी रेसिस्टेंस तो थोड़ी दूर जाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी, यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ से आगे भी इसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी। जितनी रेसिस्टेंस बढ़ेगी उसी के हिसाब से क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, इसमें काम यहाँ से इस ए के साथ एक वोल्ट मीटर जोड़ो, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। और दूसरी साइड में अगर हम एक जोकी जोड़ दें और यहाँ ऐसे कर दें, और ये लेंथ हमने एल मान ली, सॉरी इसमें यहाँ तक ले लो आप, क्योंकि वायर तो ये दे रखा है, या ऊपर तक ले लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ले लो। एक ये होगा और यहाँ से यहाँ तक ये होगा। कितनी लेंथ बनेगी? सारी एल। कितनी बनेगी भाई? एल। तो अब यहाँ से इसके अंदर इस एल लेंथ में 2 हिस्से बन गए सारे वायर के 400 के। एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई एल, अब तो कितनी होगी? 400 माइनस एल। 400 माइनस एल वाले की रेसिस्टेंस होगी, अरे क्या होगी? एल की रेसिस्टेंस होगी। कुछ यहाँ ड्रॉप हो जाएगा इसकी वैल्यू ई में से, जो ई माना हुआ है तो इसको ई में से कुछ तो इसमें ड्रॉप हो जाएगा पहले हिस्से में एल में, और बाकी कहाँ जाएगा? 400 माइनस एल में हो जाएगा। समझ गए या नहीं? मान लो 100 है सारी रेसिस्टेंस और ये 20 होगी, एक तो 20 में ड्रॉप हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 80 में, 2 में ही जाएगा ना। अगर इसको बढ़ा दे इस लेंथ को तो क्या होगा? उतना ही ड्रॉप होगा, ज्यादा फिर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी। और यही तो कहा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जो रीडिंग आएगी इसमें वो क्या आएगी? जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी उतनी क्या होगी? रीडिंग ज्यादा आ जाएगी। समझ गए? वो क्या रखना हमने? एक तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, और करंट भी क्या रहना चाहिए? उसके लिए करंट कांस्टेंट रखने के लिए बाई चांस वेरी हो जाए, बढ़ जाए, इसको चेंज करो। बढ़ जाता है करंट, कांस्टेंट रखना नहीं है, बढ़ जाता है तो इसकी वैल्यू को बढ़ा दो, वापस वही आ जाएगा। घट जाता है, इसकी वैल्यू को कम कर दो, फिर वही आ जाएगा। समझेगा नहीं? समझ रहे हो बेटा? तो इस आर को क्यों लिया गया है? ताकि इसमें से करंट को क्या रख सके? कांस्टेंट रहे। और एम ए मिलीमीटर क्यों लिया गया है? ताकि करंट कांस्टेंट रह सके, चेक कर सके। समझ गए या नहीं? तो इसी तरीके से आपने ये ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, समझ में आई बेटा बात? इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। और ये वाला सब में डायग्राम सेम रहेगा, ये जो बना ऊपर का, जो चेंज होगा वो नीचे नीचे चेंज होगा। ठीक है पुत्र, बात समझे या नहीं? क्योंकि एक टॉपिक अच्छा समझ में आ जाए उसके बाद तो 5-5 मिनट का खेल है बाकी टॉपिक। ठीक है या नहीं? समझ गए बेटा? अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, इसी का पार्ट पे, जो न्यूमेरिकल पर्पज से कराऊंगा मैं आपको। इसमें न्यूमेरिकल उसी के ऊपर बेस्ड ज्यादा है। कंपेयरिंग ईएमएफ उससे अगला है, इंटरनल रेजिस्टेंस उससे अगला है। वो दोनों 5-5 मिनट के आर्टिकल है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक काम करके रखे ध्यान, इसको अच्छे से कर लेंगे तो हमारा सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो सकते हैं, जिसका नाम है टॉपिक का टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेसिस्टर। किसी भी रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर। ठीक है बेटा? तो मैं उसको करने लग रहा हूं, हटा दूं इसको, या आपके प्रैक्टिकल पर्पज से या नॉर्मल चीज से मैंने आपको समझाया है। इस टॉपिक को अच्छे से समझना है भाई, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड है। और कल आते ही मैं सबसे पहले आपको एक इसी का अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहले इसको पढ़ लेना एक बार। टॉपिक का नाम है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेसिस्टर। रेसिस्टेंस भी कह सकते हो, यूजिंग पोटेंशियोमीटर। एक एक लाइन को, एक एक वर्डिंग को ध्यान से समझना है।
बिल्कुल अच्छे से 2 बार आप कराऊंगा, वीडियो देख लेना, उसमें आपको 2 बार और होएगा, एक बार में समझ में आ जाए, 4 बार हो जाएगा। और अच्छे से हो सके तो ज्यादा बार भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल तभी हो पाएंगे जब थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होगा। पोटेंशियोमीटर का यूज करना है, किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सही है भाई। अब शुरू करते हैं बेटा हम इसमें। सबसे पहले सर्किट डायग्राम, जो डायग्राम हम यूज करेंगे 3 नंबर का है, 1 नंबर तो इसी में आ जाएगा। अगर ये सही से आता है आपको तो कंसेप्ट अगर करना क्या है वो भी ध्यान में सारा हो जाएगा। इसलिए बेटा सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। और डायग्राम मैंने अभी अभी आपको बना के बताया था कैसे होता है। एक ऐसे पोटेंशियोमीटर लेंगे, अब की बार हम ज्यादा बड़ा पोटेंशियोमीटर का पार्ट नहीं करते बेटा, ठीक है पुत्र, वो तो आपको प्रैक्टिकल में समझाने के लिए लिया था। अब हम यहां ले लेते हैं, एक स्केल चिपका देते हैं यहां, इस वायर को यहां से यहां लेंगे, सीधा एक ही वायर मान लिया। अब की बार ये ए पॉइंट ले लिया, इसको क्या नाम ले लिया हमने, बी पॉइंट। इसकी लेंथ एल मान ली, समझ गया नहीं? ऐसे सीधे ले लो या ऐसे घुमा के एल ले लेते, उसमें क्या पता कितनी लगती, ठीक है। एल लेंथ ले ली और इसके साथ यहां हमने कोई स्केल लगा दिया भाई, इसके साथ स्केल जुड़ा मिलेगा आपको, उस स्केल का भी ध्यान रखना बेटा आप। इसके पूरे यहां तक का स्केल, ये तो इसके अंदर बता रखा होगा आपको, ये तो मार्किंग कर रखी होगी, आप कर सकते हो मार्किंग में, कोई दिक्कत नहीं। बुक से देखना, फिगर को समझना मेन है आपको यहां बस। अब तक कुछ नया नहीं हुआ भाई। बोलो ए के साथ क्या जोड़ते थे, बैटरी, और बैटरी का भी शाबाश, ये जरूरी है। और इसमें 2-3 सेल दिखा देना, ये कोई दिक्कत नहीं। और इसकी ईएमएफ को ई रखेंगे हम, क्या माने, इसकी ईएमएफ को ई लेते हैं बेटा। फिर क्या जोड़ते हैं, एक की जोड़ देंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, मिलियन। ये सारे सीरीज में होंगे इकट्ठे। और आगे चल के अब आपकी किताब में पहले रियोस्टेट जोड़ा हुआ था, अब हम यहाँ एक रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं, रेसिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं, वो भी वैसा ही है, आर बी। इसमें कई सारी रेसिस्टेंसेज होती हैं, आपको बताया होगा कल भी। इसमें से एक रेसिस्टेंस जो निकालोगे, मान लो उसकी वैल्यू आर है, कितनी है उसकी वैल्यू, आर है। रेसिस्टेंस बॉक्स में से जो रेसिस्टेंस यूज कर रखी है वो वैल्यू आर है, किताब में आपके में ऐसे दे रखा होगा भाई। दिस इज द डायग्राम। अभी भी अधूरा है, डायरेक्शंस बतानी जरूरी होती हैं। करंट की डायरेक्शन नहीं बताओगे तो ये अधूरा है, जैसे ही ऑन करोगे इसको, ठीक है बेटा। इस वायर का क्या नाम रखा हुआ है, ए से बी तक, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेसिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। तो हम यहां मान रहे हैं लेट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर एल और रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर स्मॉल आर, ठीक है बेटा। समझ में आया या नहीं? अब जो बात बोलने लग रहा हूं भाई, हमने यहां इसको लिख दिया है, इसकी अभी जरूरत यहां नहीं कर लिखना चाहिए था, हमें इसको साइड में लिखना चाहिए था, क्योंकि अभी सर्किट डायग्राम में अधूरापन है। यहां लिख दूं, एल क्या है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, याद रह जाएगा नहीं? कैपिटल एल ले लो भाई, कैपिटल एल लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर है। और स्मॉल आर क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर लिख देना है, ठीक है। अब हमने इसके यहां तो कोई आया नहीं जिसका क्रॉस निकालना है, क्या करेंगे, अब यहां नीचे इसके साथ यहां एक रेसिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू R1 है, और इसके अक्रॉस, इसके दोनों सिरों के अक्रॉस एक सेल लगाएंगे E1 वैल्यू का। ध्यान रखना, ये E है या E1 है, और यहां एक की लगा देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है बेटा।
ये चीज यहां जोड़नी थी, इसीलिए तो हमने वहां से मिटा के वहां लिखा हो। अब इसके यहां से इस सिरे से लगा लो आप आगे एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जो होगा वो जोकी से जुड़ेगा। कल जोकी बताई थी ना आपको, एक पेचकस टाइप की चीज होती है जिसके ऊपर तार जोड़ देंगे अंदर, इस वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे। जैसे मान लो ये जोकी है तो इसको यहां रखेंगे, सिर्फ टच कराना है और इसको आराम आराम से सॉफ्टली आगे बढ़ना है। पकड़ के कहीं इसको ऐसे इसको दबा के पूरी पावर दिखा दो, वायर की शेप चेंज हो जाएगी, एरिया क्रॉस सेक्शन बदल जाएगा, पोटेंशियोमीटर खराब हो जाएगा। तो यह ताकत नहीं दिखानी है, सिर्फ इसके ऊपर जेंटली आराम से रख के और स्लाइड करना है। समझ गए या नहीं? ठीक है बेटा। अब हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया इस आर्टिकल के लिए। इसके अक्रॉस, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस इस सेल की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना हमने। ठीक है बेटा, हो सकते कोड वैसे उसके निकालना तो वो भी निकाल लेते फिर हम। अब इसके अक्रॉस निकालना बस हमने, मान लो। ठीक है, अब इसका भी पॉजिटिव सिरा इधर होगा, इसका भी पॉजिटिव सिरा इधर होगा, ये पक्की बात। अगर ये नहीं तो गड़बड़ हो रही है आपके डायग्राम में। एक के साथ मेन बैटरी का भी पॉजिटिव होगा और कोई सेल वगैरह याद जोड़ेंगे उनका भी पॉजिटिव होगा, पक्की बात। दोनों एक जगह जोड़ दिया गया, देखो मैं ध्यान से, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं भाई। दोनों कैसे हैं? सेम पोटेंशियल। अब इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस यहां से इस बैटरी को ऑन करोगे तो यहां से जुड़ जाएगा इसके साथ, इसमें से करंट चलेगा, इसमें करंट, इसमें क्या आएगा? वोल्टेज फॉल हो जाएगी, कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा पता लग जाएगा हमें। समझ रहे हो? यहां कितना ड्रॉप हो जाएगा, इसमें करंट चलेगा तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगी कुछ ना कुछ। मान लो इस सिरे के इस सिरे के बीच में जो है वो वैल्यू V पोटेंशियल ड्रॉप होने लग रही है। अब एक काम करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखनी है, इस सर्किट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जैसे इसको ऑन करेंगे पोटेंशियोमीटर वायर में से करंट चलेगा इस सर्किट ऊपर वाले में से, और इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। प्लीज ध्यान रखना एक चीज का, पोटेंशियोमीटर वायर में से करंट चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये बैटरी है। इसकी वजह से यहां करंट चलेगा, इनकी वजह से नहीं चलेगा, इसको मानना हमने। तो इसकी वजह से करंट चलेगा, यहां से यहां तक कि सारी रेसिस्टेंस कितनी? स्मॉल आर। बाहर कितनी यूज कर रखी है? कैपिटल आर। तो इस ऊपर वाले सारे सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितनी? सीरीज में तो आर प्लस आर। समझ गए यानी? और कितनी एमएफ जोड़ रखी है? ई। तो पोटेंशियोमीटर वायर में से करंट कितना जाएगा? ईएमएफ बटे टोटल रेसिस्टेंस। तो आईपी, करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर, करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर, समझना है? आई किसके बराबर हो गया? ईएमएफ ई, और टोटल रेसिस्टेंस कितनी होगी ऊपर? आर प्लस आर। ये पोटेंशियोमीटर की और ये बाहर वाले यूज कर रखी है। सही है बेटा? अब जैसे ही करंट जाएगा तो इस बैटरी का एक हिस्सा तो इस पोटेंशियोमीटर में खर्च हो जाएगा और कुछ यहां खर्च हो जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर वायर में कितनी वोल्टेज खर्च हुई सारी वो निकालनी है। कैसे निकलेगी? पूरी रेसिस्टेंस कितनी है? आर। करंट कितना जा रहा है? आई। और ड्रॉप कैसे निकालते हैं? आई आर। तो पूरे वायर में से कितनी रेसिस्टेंस ड्रॉप, कितना मतलब वोल्टेज ड्रॉप हुई, कैसे निकलेगी? पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर इज, मैं उसको वीपी लिख रहा हूं। पोटेंशियोमीटर के वायर के अक्रॉस सारी वोल्टेज उसको मैं वीपी के नाम से लिख रहा हूं। बोलो कितनी होगी? आई करंट जा रहा है और सारी कितनी है? आर है। तो आई आर ओम से होगी ड्रॉप कितनी आ गई भाई? आई आर। ठीक है बेटा? आई की वैल्यू पता है ना पुत्र? ऊपर वाली रख दो, ये रही वीपी बराबर है ई आर प्लस आर इंटू आर। ये ठीक है, ये भी सही है, मर्जी आपकी।
इसको बाद में भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो। क्लियर है यहां तक? फिर से समझो यहां तक क्या करना है, क्योंकि ये नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं, और न्यूमेरिकल नहीं तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर का ऊपर वाला हिस्सा समझ में आया आपको? भाई एक तो पोटेंशियोमीटर वायर दे रखे हुए, इसकी लेंथ मान लेना कैपिटल एल, इसकी सारी रेसिस्टेंस आर ले लेना, इसके ए के साथ बैटरी, मेन सेल, ड्राइवर सेल, ऑक्सिलरी सेल बोलते हैं इसको, एक की लगा देंगे, एक मिली एमीटर लगा देंगे टू मेक द करंट कांस्टेंट, चेक करते रहेंगे। एक रियोस्टेट बॉक्स हो, यानी कि वेरिएबल रेसिस्टेंस में से आर रेसिस्टेंस यूज में आ रही है, ये दिखा देंगे या नहीं। अब जिस भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस आपने पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसका अलग सर्किट बनेगा। एक R1 रेसिस्टेंस लो, उसके साथ E1 सेल को जोड़ दो और इस सर्किट को अलग से बना दो। इसमें जो करंट जाए उसके जिसमें ड्रॉप होगा वो मेजर करना है, और साथ में गैल्वेनोमीटर लगा के आगे हमें जॉकी के साथ जोड़ देंगे। सर्किट डायग्राम समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बताया था, मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था कि पोटेंशियोमीटर वायर में से करंट के चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? मेन बैटरी, ऑक्सिलरी बैटरी, ड्राइवर सेल, ये है। इसकी वजह से करंट चलेगा, और ऊपर वाली रेसिस्टेंस भी लेनी है। तो आर इसकी होगी रेसिस्टेंस, आर ये होगी कैपिटल, टोटल होगी स्मॉल आर प्लस है कैपिटल, और ई कितनी है ई, तो करंट कितना चला भाई? क्यों आया? समझ में आया ना? पोटेंशियोमीटर वायर में से करंट को चलाने के रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी या मेन बैटरी या ड्राइवर सेल होगा। ठीक है। अब सारे की रेसिस्टेंस कितनी है इसकी? आर। पूरे वायर में कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी? आई आर, इसलिए वीपी लिखा पूरा पोटेंशियोमीटर वायर में से, पूरे में से वीपी। वीपी क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, याद हो तो, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बताई थी? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलो। ग्रेडियंट के किसके बराबर था? फॉलो पोटेंशियल अपॉन लेंथ। बात समझ में आई? जब पोटेंशियोमीटर का लेंगे तो पोटेंशियोमीटर में सारा फॉल तो ये हुआ है, और पूरी लेंथ कितनी है इसकी? कैपिटल एल। तो 1 सेंटीमीटर एल लेंथ डिवाइड करने पर, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो आ जाएगी या नहीं? भाई सारी कितनी है? मान लो 100, सारे में ड्रॉप हुई 5, तो पर सेंटीमीटर कितनी होगी? 5/100। तो वही तो किया हमने, 5/100। और इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर में कितनी वोल्टेज ड्रॉप होती है, उसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम देंगे? समझ आया या नहीं? जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी वैल्यू क्या होगी इसकी? कम। समझा नहीं? और 1 सेंटीमीटर जितनी कम वैल्यू मेजर कर सकेगी वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। एक तो मान लो 1 सेंटीमीटर करे 0.1 को, 0.1 वोल्ट को मेजर करे, और 1 सेंटीमीटर करे 0.01 को, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सी मानी जाएगी? 0.01 वाली, क्योंकि 0.01 में जाएंगे तो 10 पॉइंट आने के बाद 0.1 होगी ना, तो कोई गलती होने की चांस होंगे ही नहीं, क्योंकि 10 आएगी तो 9 होगा, तो भी पता लगे 0.09 कितनी होगी। समझे या नहीं? इसलिए लेंथ जितनी ज्यादा लेंगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी, उतनी ही वैल्यू कम है के की होगी। स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेटर विल बी एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी विल बी ग्रेटर। समझ में आया या नहीं? तो यहां से आपने ध्यान रखना है भाई। क्लियर है? क्यों लेंथ ज्यादा लेते? समझ में आया या नहीं? टू इंक्रीज दी सेंसिटिविटी एक्यूरेसी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। और के की टर्म में पूछे तो के की वैल्यू अगर ज्यादा है तो एक्यूरेट ज्यादा होगा, या कम होगी तो ज्यादा होगा? जितनी कम होगी उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। सही है ना? ये ध्यान रखना आप अगला लास्ट टॉपिक दे रखा है, ये वहां पढ़ के देखिए, अपने आप समझ में आएगा। अब ध्यान से सुनो, मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? V। अब ये जितने पोटेंशियल पे उतने पे ये होगा सेम पोटेंशियल पे, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस आई नहीं। अब यहां से हम चेक करते हैं काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपने चेक करना है, इस जॉकी को लेके एक बार ए पे रखना, गैल्वेनोमीटर को देखना, डिफ्लेक्शन एक साइड में लगा, फिर बी पे रखना, डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में लगा। अगर ऐसा है तो तुम्हारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। ए पे रख के देखा तो डिफ्लेक्शन मान लो लेफ्ट हैंड साइड,
बी पे रखा तब भी लेफ्ट हैंड साइड आ गया, मतलब सेम डायरेक्शन। तो हमारे कनेक्शन गलत हैं, या एक और भी फॉल्ट हो सकता है, वो भी आ जाता है, उसको बताऊंगा अभी। कनेक्शन ठीक होने के बाद भी फॉल्ट हो सकता है कि साइड आए, वो भी ध्यान रखना आपने। कैसे, ध्यान दो। मान लो भाई इस सारे दोनों में फर्क 3 वोल्ट का हो गया, कितने का हो गया, समझिए तो मैं बात कह रहा हूं। इसके और इसके बीच में 3 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। जब हम इसको घुमाएंगे, आगे लेके जाएंगे, तो यहां ड्रॉप होता जाएगा ना। मान लो यहाँ 100 है और यहां जाते 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 ये 80 होगी, कितना ड्रॉप हो गया दोनों में, 20। और यहां भी कितना हो गया, मतलब इसके साथ ये जुड़ा हुआ है और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, और गैलोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ गया। तो यहां कितना था, 100, और यहां जितना उतना यहां होगा। तो सेम पोटेंशियल जब होता है तो करंट क्या होता है, करंट नहीं चलता, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट चलता है। तो जितने पोटेंशियल ये दोनों तो सेम पे है ही, ये भी दोनों सेम पे हो गए, तो इसमें कोई करंट नहीं आया, कोई करंट नहीं आया। इन दोनों का जो फर्क होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा, वही दोनों का होगा, और यही दोनों का निकालना था हमने। समझे या नहीं, बात समझ में आई है। अब ऐसा हो जाए हमारे साथ कि यहां से लेके यहां तक गए लास्ट तक, और ड्रॉप हुआ सारा ही 2 वोल्ट, और इसका सारे का फर्क है 3, तो फिर एक के साइड डिफ्लेक्शन आएगा या नहीं, बोलो। क्योंकि यहां से यहां जाने में कितना हुआ, सारे का 2 का, और यहां कितने का है, 3 का। तो यहां तो 3 खर्च हो चुका है, यहां 2, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये किसको होगा, लोअर पे। तो इसमें करंट आता रहेगा, एक का साइड आता रहेगा। ठीक करने के लिए क्या करें, इसके पोटेंशियल को बढ़ाओ। बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ये रहा, कैसे बढ़ाया जा सकता है, आई की वैल्यू को बढ़ा के, आई की वैल्यू को बढ़ा। आई की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, या तो इस ई की वैल्यू को बढ़ा दो, ईएमएफ की वैल्यू को, या फिर इस रेसिस्टेंस की वैल्यू को घटा दो। समझ गए या नहीं, सारे करेक्शन चेक कर लो, सब कुछ ठीक है, स्टिल एक साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है, समझ जाना, इसको बढ़ाना। आप जैसे ही बढ़ाओगे दोनों साइड डिफ्लेक्शन आ जाएगा। रिमेंबर रहेगा पॉइंट, ध्यान आ गया या नहीं, समझ रहे हो। एक के साइड डिफ्लेक्शन को करेक्शन ठीक होने के बाद भी कैसे ठीक करेंगे, जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं भाई हम, मान लो कि यहां से आगे स्लाइड करते हुए गए और एल लेंथ पे जाके गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दिखा दिया, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना इन दोनों के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल, ये दोनों सेम हो जाएंगे तो यहाँ 0 डिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब इसमें से करंट नहीं जा रहा, करंट नहीं जा रहा, जितना ये उतना ये, इस बात को कंफर्म करेगा। तो इन दोनों का जो फर्क होगा इन दोनों का हो जाएगा। इसका फर्क कैसे निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने का है, 1 सेंटीमीटर में ये रहा वीपी, ये केएल है, वीपी अपन केएल है, ये 1 सेंटीमीटर का। और कितनी लेंथ पे है वो, यहां से यहां तक का फर्क, कितनी लेंथ में है वही, यहां से यहां लेंथ कितनी मानी हुई है हमने, स्मॉल एल। तो इसमें यहां से यहां तक का जो वोल्ट इन दोनों का, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, यही V हो गया। और हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, V इज इक्वल टू के एल, पढ़ा था या नहीं, जो इसका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। के किसके लिए है, 1 सेंटीमीटर के लिए, एल के लिए कितना होगा, गुणा में एल, और किसके बराबर होगा वो, वी के। के की वैल्यू पुट कर दो भाई, के की वैल्यू क्या हुई बोलो, V इज इक्वल टू क्या होगी, के, ये रहा वीपी बटे एल इंटू एल। वीपी की वैल्यू पुट करो, वीपी की वैल्यू नीचे वाली, ई आर प्लस कैपिटल आर इंटू आर भी है भाई, ऊपर आर है, और अब क्या हो जाएगा, एल ओवर एल। सही है या नहीं भाई। यहां से वीपी की वैल्यू पुट यहां कर दी, तो ई बटे क्या होगा, आर प्लस आर इंटू आर, और साथ में क्या है ये एल बाई एल, तो एल बाई एल होगा ये। समझ गए या नहीं। तो मैं यहां लिख देता था, बढ़िया रहता, के की वैल्यू यहां लिख दो ना आप, वीपी की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, ई बाई ई इंटू आर आ गया ये, और नीचे क्या रहेगा, आर प्लस आर, ठीक है। ये तो, और बटे में क्या हुआ सारे के, एल बी, क्योंकि तो वीपी की वैल्यू थी ना, वीपी बटे में एल होगा, और ये के की वैल्यू यहां पुट कर दो, साथ में एल आ गया। अब आपको यहां ईएमएफ
दे रखी होगी ड्राइवर सेल की, रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर दे रखी होगी, ये दोनों पता होंगी हमें। टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर है, ये भी दे रखी होगी आपको, ठीक है। और बैलेंसिंग लेंथ, नल लेंथ बोलते हैं जिसको हम कहते हैं, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और बता रखा इतने बैलेंसिंग लेंथ हुई, तो दे रखी होगी तो V आ जाएगा, V दे रखा होगा तो L आ जाएगा। क्लियर है या नहीं, समझ में आया बेटा। इसी से यहां से गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के तरीके, इसके पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के तरीके क्या क्या होंगे। सेंसिटिविटी कब बढ़ेगी, जब K की वैल्यू कम हो। K की वैल्यू कम कब होगी, L बढ़ जाए तो हो जाएगी। कहते हैं L फिक्स है, L फिक्स है तब कैसे बढ़ाओगे, फिर VP को कम करो। VP को कम करने के लिए या तो E की वैल्यू को कम करो या बाहर की रेसिस्टेंस इसको ज्यादा करो। समझ गए या नहीं। तो ये लास्ट टॉपिक आपका रखा, हाउ यू विल इंक्रीज दिस सेंसिटिविटी, इसी से आएगा, इसी सारे न्यूमेरिकल होंगे। समझ में आया बेटा। प्लीज एक बार इसको और अच्छे से बुक से पढ़ना और उसके बाद एक बार और अच्छे से या 2 बार अच्छे से वीडियो को देखना जरूर। नहीं कर पाओगे तो बेटा न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे, सॉरी। ठीक है, करोगे, करना बेटा इस चीज को, ठीक है। आज इतना ही हो पाया, मैं चाह रहा था 1-2 आर्टिकल और हो जाएंगे।